गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, और आज का टॉपिक हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण द्रव्य को पदार्थ के रासायनिक प्रकृति एवं संगठन के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, यहाँ डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर्स द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है? मिश्रण। तो इस प्रकार से द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या? मिश्रण। ठीक है, फिर आगे इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है एलिमेंट, क्या होता है? एलिमेंट। और दूसरा होता है कंपाउंड, क्या? कंपाउंड। ठीक है, यानी तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। ठीक, फिर इस एलिमेंट को निम्नलिखित तीन भागों में बांट दिया जाता है। इस एलिमेंट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? एक तो होता है मेटल, दूसरा क्या? नॉन मेटल, तीसरा क्या? मेटलॉइड, यानी धातु और उपधातु। ठीक है, बात करते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार से प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांट दिया गया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। फिर एलिमेंट को निम्नलिखित तीन भागों में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और इस कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर। इस मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया। मिक्सचर को दो भागों में बांट दिया गया।
एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण, और ये क्या विषमांगी, समांगी और दूसरा क्या विषमांगी मिश्रण। देखिए ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इस होमोजेनियस मिक्सचर को हम और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आज के टॉपिक्स में, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। इस द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण को करने के लिए हमने आधार क्या माना है, उस मैटर का, उस सब्सटेंस का रासायनिक प्रकृति क्या है, उस सब्सटेंस का संगठन क्या है। ठीक है, तो रासायनिक प्रकृति और उस पदार्थ के संगठन के आधार पर इस द्रव्य को दो भाग में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर मिक्सचर को एलिमेंट कंपाउंड में, एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस प्रकार से मिक्सचर को भी दो भाग में बांट दिया गया, होमोजेनियस मिक्सचर। फिर इस होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को ही सॉल्यूशंस कहते हैं, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, तो ये हमारा आज का टॉपिक्स है, हमें एक एक टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी भी करते चलिएगा साथ साथ। चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्या, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसका संगठन निश्चित व स्थिर होता है, ऐसे पदार्थ जिसका कंपोजिशन निश्चित होता है, निश्चित व स्थिर होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। एक बार और मैं बता दूं, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका संगठन निश्चित और स्थिर होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला क्या, एलिमेंट, ए और क्या ये बी। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट मीन्स क्या, तत्व। ठीक है, तत्व क्या होते हैं, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को मैं कह सकते हैं, एलिमेंट में बी डिफाइंड एज इट डू नॉट डिकम्पोज, एलिमेंट may be defined as it cannot decompose into simpler substance, either by physical or chemical process, either by physical or chemical process, called as ठीक है, what is element? Element, it is such type of pure substance
प्योर सब्सटेंस इट कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। यानी कि ये एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। या तुम फिजिकल प्रोसेस का प्रयोग करें या तो केमिकल प्रोसेस का प्रयोग करें, इन प्रोसेस का प्रयोग करके भी इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएगा? ऐसा शुद्ध पदार्थ एलिमेंट कहलाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि एलिमेंट ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मेटल। एलिमेंट को निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, मेटल, नॉन मेटल और क्या मेटल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मेटल का डिस्कस करते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल। ठीक है, एलिमेंट तो मैंने बता दिया आपको। अब बारी आती है मेटल्स की, क्योंकि मेटल इस एलिमेंट का ही पार्ट है। तुम कह सकते हैं मेटल इज द सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल इज द सच टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच फॉर्म कैटायन ऑफ द डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इट इज सच टाइप ऑफ सब्सटेंस। मेटल क्या है? सच टाइप ऑफ एलिमेंट which form cation means धन आयन after donate electrons। यानी कि मेटल ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं या मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जिनके पास धन आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। यानी कि जो एलिमेंट्स धन आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मेटल कहलाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो अपने ऊपर यूनिक पॉजिटिव आयंस, एक कैटायंस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो 2 धन आयंस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कराते हैं तो क्या होगा? 3 कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हो गया कि मेटल क्या है? मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वही क्या कहलाते हैं? वही मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मेटल के पास प्रॉपर्टी किसकी किसकी होती है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेटल क्या करते हैं। मेटल फॉर्म कैटायन ऑफ द डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल क्या करते हैं? मेटल धन आयन बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या हो गया? पहला पॉइंट्स मेटल कैटायन बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम, इनके पास मेटेलिक साइन होता है। मेटेलिक साइन यानी कि जितने भी धातु होते हैं धातुओं के पास धात्विक चमक होती है। और मेटल क्या होते हैं? मेटल हार्ड। ठीक है, मेटल क्या होता है? बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन कुछ मेटल हमारे पास होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उस मेटल को हम किसी चाकू से भी काट सकते हैं। जैसे मेटल्स में हमारे पास क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है। ये मेटल कैसे होते हैं? ये मेटल सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट। ठीक है, तो मेटल कैटायंस बनाते हैं, धनायंस बनाते हैं। मेटल के पास मेटेलिक साइन होती है, धातु चमक होती है। मेटल हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस मेटल को हम चाकू की सहायता से इसे काट सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। मेटल के पास क्या होता है? मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो मेलिबिलिटी मीन्स क्या हुआ? मेलिबिलिटी एक वो प्रोसेस होता है जब किसी ठोस को
पीट कर उसका आकार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जब किसी ठोस को पीट कर उसके आकार में वृद्धि कर दी जाती है तो यही प्रॉपर्टी, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटल। यानी मेटल के पास मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ और क्या होता है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल के पास डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है अगर वह मेटल है, मेटल को खींचकर उसका पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी धातु का पतला तार बनाए जाने की जो प्रॉपर्टी होती है वही कहलाती है क्या? वही डक्टिलिटी कहलाती है। और यदि मेटल को पीट कर उसके आकार में वृद्धि कर दी जाए तो वह उसकी प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम और बात करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? मेटल गुड कंडक्टर। मेटल गुड कंडक्टर होता है। किसका होता है गुड कंडक्टर? हीट का, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मेटल क्या होता है? मेटल एक्ट एज ए गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी मेटल दाब और ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ होता है तो वह अपना ऑक्साइड बनाता है, उसे मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ, मेटल अगर रिएक्ट करती है किसके साथ? एसिड के साथ। जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर करती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, ऐसा नहीं है। वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती है जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या होगा? ऊपर होगा। जिस भी मेटल का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इतनी प्रॉपर्टियां हो गई। एक चीज मैं और बता दूं आपको, मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्ट मींस होता है पिघलना, पॉइंट मींस एक फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है ना, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स की अपनी अपने फिक्स पॉइंट, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वह मेटल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इट मींस ईच एंड एवरी मेटल्स हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स कैसी होती है? हाई होती है, वेरी हाई। जो भी मेटल्स होते हैं मेटल की मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है? उसका रीजन है क्योंकि मेटल एक सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक करेक्ट सीक्वेंस में बहुत ही क्लोज पैकेट के रूप में बहुत ही पास में अटैच होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम अधिक एनर्जी देंगे तभी तो यह
उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा, तभी इनका जो शेप है वो डिफॉर्म कर जाएगा और सॉलिड स्टेट से वह लिक्विड स्टेट में चले आते हैं। इसलिए जितने मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वेरी हाई होता है। अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या है, मेटल की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं नेचर में जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के रूप में है यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, मरकरी है, ठीक है, मरकरी, गैलियम और क्या, सीजियम। मरकरी, गैलियम और सीजियम ये भी एक मेटल्स है, ठीक है, ये भी एक मेटल्स है, लेकिन इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसे होती है, वो लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है ना, गैलियम, मरकरी, गैलियम और सीजियम, ठीक है, ये किस रूप में होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। तो इतना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दूं, मेटल्स क्या है, सच टाइप ऑफ एलिमेंट, इस प्रकार के तत्व जो धन आयन का निर्माण करती हैं। कैसे, आफ्टर डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पर क्या करते हैं, धन आयन्स फॉर्म करते हैं। एज सच टाइप ऑफ एलिमेंट और कॉल्ड एज मेटल। ठीक है, देयर वी हैव सो मेनी मेटल्स जस्ट लाइक Na, सोडियम एक मेटल्स है, और सोडियम जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन से बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी कैट आयन बनाने की होती है। क्या, कैट आयन ये बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके Mg+2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेटल होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मेटल की परिभाषा। मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं या ऐसे एलिमेंट जो धन आयन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, मेटल कहलाते हैं। मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला तो यही हम कह सकते हैं, इनके पास धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जितने मेटल्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की धात्विक चमक होती है, मेटेलिक साइन होती है। और फिर मैंने बताया मेटल क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसको हम क्या करते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम भी कैसे मेटल है, आगे आप पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ाऊंगा। तो सोडियम और पोटेशियम ये क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। और क्षार धातु जो होते हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स की केमिकल एक्टिविटी बहुत ही अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं। यानी कि जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल एक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स की त्यागने की क्षमता पर। जो भी एलिमेंट जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, त्यागेंगे, उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और ये जो सोडियम होते हैं, सोडियम वाटर के साथ बहुत ही शीघ्रता के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको इनएक्टिव करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप लैब में गए और वहाँ से आप सोडियम ले आ रहे हैं और कहीं पे भी अगर सोडियम का कांटेक्ट वाटर के साथ हो गया तो सोडियम मेटल वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और इनको इनएक्टिव करने के लिए इसको किसमें रखते हैं, ठीक है, मिट्टी के तेल में, यानी कैरोसिन में। कैरोसिन में ये इनएक्टिव फॉर्म में बने हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसके
इसके बाद मेटल के बारे में मैंने बताया, मेटल के पास मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मैलेबिलिटी का मतलब मैंने बताया आपको कि धातु को पीटने पर उनका आकार, क्षेत्रफल बढ़ जाए, ये प्रॉपर्टी मेटल्स की मैलेबिलिटी का है। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि धातु के पतले से पतले तार, धातु को खींच करके पतले से पतला तार को बनाया जा सकता है। मेटल की यह प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। किसके होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिक, यानी कि धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, फिर मेटल के बारे में बताया गया, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है। क्या होती है? मेटल की मेल्टिंग पॉइंट्स अधिक होती है। और फिर ये बताया गया सभी के सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी, गैलियम और सीजियम इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? लिक्विड होती है। फिर मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हार्डनेस को निष्कासित करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मेटल्स की। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं, ठीक है, एक मेटल्स हमारे पास है ये टंगस्टन, टंगस्टन, और एक मेटल्स हमारे पास है क्या? मरकरी। ठीक है, टंगस्टन और मरकरी। ठीक है, सभी मेटल्स में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी? टंगस्टन की। ठीक है, और सभी मेटल्स में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? ठीक है, लेस मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है? मरकरी। ये ध्यान देना, टंगस्टन जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स में टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगी, और सभी मेटल्स में मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमारा एलिमेंट्स का जो पहला पार्ट्स है मेटल एक क्लियर होता है, आप उसको यहाँ से उतार लीजिए। अब मैं बात करता हूँ नॉन मेटल। चलिए, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है? जिस प्रकार से अभी हमने डिफाइन किया था मेटल को कि जो एलिमेंट्स कैटायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। और उसी प्रकार से जो एलिमेंट क्या करते हैं? जो एलिमेंट एनायन, जो एलिमेंट्स क्या एनायन, इट मींस नेगेटिव आयंस, ऋण आयंस बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखा जाए, नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटलनेस होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटलनेस। नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटलनेस होते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? भंगुर होते हैं। ठीक है, जब हम मेटल्स को पीटते थे तो मेटल्स का आकार क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। लेकिन जब वहीं पर हम नॉन मेटल को पीटते हैं तो वो ब्रेक कर जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ब्रिटलनेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नॉन मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। ये फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन किस अवस्था में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट, यानी नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिक एंड हीट का कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक अपवाद है। एक एक्सेप्शन किसका? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है।
ठीक है। नॉन मेटल्स होते हुए भी ये इलेक्ट्रिक और हीट का कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रेफाइट, सभी नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल्स होते हैं, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक और हीट का क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल के पास क्या होता है, इनके पास शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है ना, इनके पास शाइन, इनके पास चमक, शाइन मींस क्या, इनके पास चमक नहीं होती है, ठीक है। और डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट मेटल की मेल्टिंग पॉइंट से क्या होती है, कम होती है। और साथ ही साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के क्या ऑक्साइड, ध्यान देना, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के, किस नेचर के हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल, किस नेचर के होंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक भी होंगे और न्यूट्रल नेचर्स के भी होते हैं, मेरी बात समझ गए। अब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या है, जैसे भी कह लें ये कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन को इसमें ऑक्सीजन के साथ कराएं, ठीक है, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड O2 CO2, तो बन जाएंगे। कार्बन के डिफरेंट ऑक्साइड होते हैं, कार्बन को दो ऑक्साइड होता है, एक तो होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, SO2 की बात कर लें या P2O5 की बात कर लें, ठीक है, P2O5 की बात कर लें, तो ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर NO की बात कर लें, उदासीन ऑक्साइड हो जाएंगे, कैसे, उदासीन ऑक्साइड हो जाएंगे। CO की बात कर लें, उदासीन ऑक्साइड हो जाएंगे। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, मैंने बताया कि एसिडिक और न्यूट्रल ये दोनों नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्लियर हो गया। एक बार मैं और आपको बता दूं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, एन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो कहलाते हैं नॉन मेटल। अगली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के पास अपना खुद का चमक नहीं होता है। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट्स कम होती हैं, लेस होती है, लेस देन मेटल, यानी कि धातु की अपेक्षा इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होती हैं। नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर एसिडिक एंड न्यूट्रल, यानी कि अम्लीय प्रकृति की भी होती है और उदासीन प्रकृति की भी होती है, ठीक है। नॉन मेटल इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक एंड हीट, यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रिक और हीट का संवहन नहीं करता है, का चालक नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का चालक का कार्य करता है। नॉन मेटल्स को पीटने पर ये टूट जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्या, इनके पास भंगुर का गुण होता है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि नॉन मेटल्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड रूप में होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया। ये फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन ये नॉन मेटल्स हैं, और ये जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। और बाकी एक होता है ये ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन क्या होते हैं, सभी नॉन मेटल्स में ब्रोमीन किस अवस्था में होते हैं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, यानी नॉन मेटल्स में ब्रोमीन द्रव अवस्था में, नॉन मेटल में सॉलिड अवस्था में,
फास्फोरस, सल्फर ऑयल, बाकी अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली गैसेस फॉर्म में होते हैं। बाकी कुछ फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन सॉलिड स्टेट में। इंपॉर्टेंट ये है जिस प्रकार से मेटल में मरकरी की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, उसी प्रकार से नॉन मेटल में ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। ठीक है, तो ध्यान देना ये मेटल और क्या नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, ब्रोमीन ये नॉन मेटल है, ये किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दूं, मेटल में दो ऐसे मेटल हैं, यहां से मेटल्स में दो ऐसे मेटल हैं और इसी प्रकार से नॉन मेटल में भी दो ऐसे मेटल नॉन मेटल्स। कौन कौन से, अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया है। एक तो होता है टंगस्टन, एक क्या होता है, मरकरी। ठीक है, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सभी मेटल में सबसे अधिक होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन सबसे अधिक होगी, और मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट सभी मेटल में सबसे कम, यानी मेटल में मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक, टंगस्टन क्या होती है, सबसे अधिक, और मरकरी की सबसे कम होती है। ठीक है, मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, किसका अधिक होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका अधिक होता है, कार्बन का, किसका, कार्बन। आप संकेत जानते हैं, इसका सिंबल सी होता है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं, सभी नॉन मेटल में कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है, और नॉन मेटल में हीलियम लिखा है, हीलियम जो इनर्ट गैस में आता है, हीलियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सबसे कम, ये लेस, ये अधिक। ये केस किसके लिए, ये केस नॉन मेटल के लिए, ये केस किसके लिए है, मेटल। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी भी करते जाएं। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड का, किसका डिस्कस करते हैं, मेटलॉइड, यानी मेटलॉइड। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, मेटलॉइड का है, सॉरी मेटलॉइड क्या, उपधातु। मेटलॉइड की हिंदी क्या है, उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट, उपधातु क्या है, ऐसे एलिमेंट हैं जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं, या इसे हम अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मेटलॉइड इज सच टाइप ऑफ एलिमेंट इन विच इट possess both behavior, metal as well as नॉन मेटल्स, इनके पास दोनों प्रकार के बिहेवियर होती हैं। ठीक है, और इसलिए ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से मेटलॉइड, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये क्या है, ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मेटलॉइड हो गए। तो एलिमेंट्स के अंतर्गत आने वाले मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये क्लियर होते हैं। मैं एक और बता दूं, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। इन सब के पास धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स मेटलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एलॉय, किसका, एलॉय। एलॉय मींस क्या,
मिश्र धातु। देखिए मेटल है, मेटल के आगे क्या लिखा है? मिश्र। मिश्र मीन्स मिक्स करना, यानी मिश्र धातु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक मेटल्स को, जब दो या दो से अधिक मेटल्स को एक साथ उच्च ताप पे गर्म करते हैं और जब दोनों मेटल्स पिघल जाएं, क्योंकि दो मेटल अलग अलग होंगे, दोनों मेटल की मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जब दोनों मेटल आपस में मिक्स कर जाते हैं तो उसमें ठंडा होने के पश्चात जो ठोस प्राप्त होता है वो मेटल्स क्या कहलाएंगे? वो मेटल एलॉय कहलाते हैं, अर्थात मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे हम ये कहें, हम ले लेते हैं सोना Au और ये क्या? सिल्वर। सिल्वर मीन्स Ag, ठीक है। तो सिल्वर की मेल्टिंग पॉइंट्स गोल्ड के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होती है? कम होती है। अभी हम लोग इसको एक साथ ले लिया और नीचे से इसको क्या करते हैं? नीचे से इसे हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे? होगा ये कि पहले सिल्वर मेल्ट कर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चले जाएंगे, सॉरी ये गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ये मेल्ट कर जाएंगे और ये भी मेल्ट कर जाएंगे। मेल्ट करने के बाद दोनों धातु आपस में मिक्स कर जाएंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में ये एक ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो उस समय इसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में क्या होगा? दो मेटल होंगे, तीन मेटल होंगे, चार मेटल होंगे, पांच मेटल होंगे, जितने भी मेटल ले लें आप, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को परस्पर उच्च ताप पे गर्म करके एक साथ मिला दिया जाता है तो प्राप्त हुए ठोस को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पीतल है, ठीक है, पीतल है, स्टील है, कुछ एल्यूमिनियम के जो बनते हैं, ड्यूरालुमिन्स हैं, ठीक है। तो ड्यूरालुमिन्स है, ब्रांच है, पीतल है, स्टील, स्टेनलेस स्टील है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं कि जब कोई मेटल मरकरी के साथ होता है, किसके साथ होता है? जब कोई मेटल किसके साथ हो? जब कोई मेटल मरकरी के साथ हो, यानी Hg के साथ होता है, ठीक है। मरकरी के साथ है, अगर मान लीजिए मेटल्स क्या हमारा Na यानी कि NaHg, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? मेटल अमलगम कहलाता है। जब मरकरी किसी मेटल के साथ होती है तो वह अपना अमलगम बनाता है। जैसे मैंने बताया, अगर मरकरी सोडियम के साथ होती है तो क्या बनाएगा? सोडियम अमलगम बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स का ये पोर्शन जो है समाप्त होता है। एलिमेंट्स दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलैट का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड पे, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, हम इसको बताते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या है? अब देखिए, हम तो पहले यहाँ पे आपको ले आते हैं। देखिए ये शुद्ध पदार्थ है, इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट में और क्या? कंपाउंड। एलिमेंट के अंतर्गत मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, जैसे कि क्या है? सोडियम, पोटेशियम, ये फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। ऊपर क्या है? ऊपर मैंने लिखा है मेटल, नीचे क्या लिखा है मैंने? नॉन मेटल्स। ये क्या होगा? एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट से ही होता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है? एलिमेंट से होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक लेटर है, लेटर क्या? A B C D एक लेटर है
अगर हमें एक वर्ड बनाना है तो क्या कहते हैं, उस लेटर को एक निश्चित क्रम में सही सीक्वेंस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है, एक शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है, तो एलिमेंट भी क्लोज सब्सटेंस है, कंपाउंड भी क्लोज सब्सटेंस है। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट के एक निश्चित संगठन से होता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो बना हुआ जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। एंड वंस अगेन, जब दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व परस्पर आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो पदार्थ कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हुआ, इन्हीं एलिमेंट से हुआ है। कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हुआ, इसी एलिमेंट से हुआ। या एलिमेंट्स मेटल के रूप में होंगे या एलिमेंट्स नॉन मेटल के रूप में होंगे, ठीक है। तो उस यौगिक में, उस सब्सटेंस में इन तत्व का जो अनुपात, भरात्मक अनुपात एक क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। एक बार और, कंपाउंड ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब इस कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिसके संगठन में कार्बन उपस्थित हो, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके तत्व के संगठन में, इस यौगिक के संगठन में क्या हो, कार्बन हो, यानी कार्बन युक्त यौगिक क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाएं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शंस है कि कंपाउंड में कार्बन होते हुए भी उसे हम, उसका स्टडी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं करते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर सम एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इस यौगिक में कार्बन होते हुए भी इसका स्टडी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं करते। तो ये क्या हो गया, ये हमारे एक्सेप्शंस हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया गया कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब पॉइंट हमारा है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, ऐसे यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बता दूं कि कंपाउंड जो बना है वो तत्व के एक निश्चित भार के अनुपात से बना होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर आपस में संयोग करते हैं भार के अकॉर्डिंग, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब वहां पे उसके संगठन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सब्सटेंस हैं, उसके संगठन के आधार पर कंपाउंड को दो भाग में बांट जाता है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसका तत्व का संगठन अगर निश्चित है कंपाउंड में, तो वो इस स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएंगे, इस स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका संगठन निश्चित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिस कंपाउंड में तत्व का संगठन निश्चित होता है, और जिस कंपाउंड में तत्व का संगठन निश्चित नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं।
ठीक है, तो चलिए कंपाउंड भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आप किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसमें जो प्राप्त हुआ सब्सटेंस होता है वही क्या कहलाता है? वही मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप किसी भी अनुपात में मिला दें, ठीक है, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वही पदार्थ क्या कहलाता है? वही पदार्थ मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मिक्सचर को दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या? होमो मींस क्या? समान, हेटेरो मींस क्या? असमान। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, और इस होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर की परिभाषा क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयव, जिनके कंपोनेंट एक समान रूप से वितरित होते हैं, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और समांगी मिश्रण में उन कंपोनेंट का कंपोजिशंस और प्रॉपर्टी दोनों ही समान होता है, इसीलिए सॉल्यूशन को क्या कहा गया है? इसीलिए सॉल्यूशंस को होमोजेनियस मिक्सचर का नाम दिया गया है। और कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? कि समांगी मिश्रण में ऐसे मिश्रण जिनके अवयव एक समान रूप से फैले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे हम ये कह लें वाटर है, ये क्या है? ये H2O, ये H2O, इसमें हमने क्या डाल दिया? NaCl। तो जैसे ही NaCl इसमें आएगा, ये NaCl इस पूरे वाटर में एक समान रूप से फैल जाते हैं, इनके अवयव इस मिक्सचर में एक समान रूप से फैल जाते हैं, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा क्या? समांगी मिश्रण। अभी हम बात कर लें, जैसे H2O प्लस क्या? C2H5OH। ठीक है, इसका मिश्रण कैसा होगा? इसका मिश्रण समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि ये दोनों एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, इनके अवयव एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर एग्जांपल मैंने लिया वाटर और प्लस क्या? NaCl। वाटर और NaCl, वाटर में NaCl ऐड करेंगे तो भी कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी मिश्रण का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यानी ऐसा मिक्सचर जिनके अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? कि ऐसा मिक्सचर जिसका अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हम, हमारे पास क्या है? ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है, H2O। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? रेत है। क्या है? रेत। रेत मींस क्या? सॉइल। इस सॉइल को आप इसमें डालते हैं, ठीक है, तो विलयन तो बनेगा, ठीक है, लेकिन ये रेत इस जल में एक समान रूप से वितरित नहीं होंगे, इनके अवयव एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए ये जो मिश्रण होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? अगर हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, वाटर और प्लस क्या? ऑयल। वाटर और ऑयल की बात कर लें तो वाटर और ऑयल को भी अगर आप एक साथ मिलाते हैं तो इनके अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? ये भी एग्जाम्पल बनेगा विषमांगी मिश्रण का। ये भी क्लियर हो गया। चलिए
अगर हम दो ठोस की बात कर लें, अगर हमारे पास दो सॉलिड है, इफ वी हैव टू सॉलिड, अगर हमारे पास दो ठोस सब्सटेंस है, ठीक है, दो ठोस सब्सटेंस से मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक NaCl है और एक क्या है KCl, ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में हो और ये भी सॉलिड स्टेट में हो। तो NaCl और KCl जब दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे और आपस में मिलाएंगे, उस समय ये कैसा मिश्रण बनाएगा, ये विषमांगी मिश्रण बनाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इन दोनों सॉलिड को आप इसमें डाल देते हैं, ठीक है, चलो दूसरे केस में देख लें, अभी तो क्या होगा, ये हेटेरोजेनस होगा, हेटेरोजेनस होगा, ठीक है। अगर हम इस KCl को, इस NaCl और प्लस इस KCl को किसमें ले लें, वाटर में डाल दें, किसमें डाल दें, H2O में डाल दें। उस समय जैसे NaCl KCl दोनों जल में आ जाएंगे तो NaCl और KCl दोनों जल में एक समान रूप से विकृत हो जाएंगे, तब ये क्या बनाएगा, तब उस समय ये होमोजीनियस बनाएगा, क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर का भी फॉर्मेशन करेगा। तो समझ रहे हैं आप, जब दो ठोस सब्सटेंस ठोस अवस्था में होते हैं तो उस समय वे हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन जब दोनों ठोस किसी विलयन में जब आते हैं, लिक्विड में जब आते हैं, तो वह एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तब वो कैसा मिक्सचर बनाता है, तब वह होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जैसे पहले वायु हमारी क्या, एयर में बहुत सारी गैसेस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस है, वो सभी गैस एक समान रूप से उसमें वितरित है, ठीक है, वो क्या है, समांगी मिश्रण है, क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और आप लोग इसकी कॉपी कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, इसका आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, साफ नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगले क्लास में आपको अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक आप इसको नोट करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ओके बेटा, थैंक यू।